नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज चर्चा बस नए बनते कश्मीर की। जी हाँ, यह नया कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का तो नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन ने एक बहुत क्लियर मैंडेट दिया कि कमजोर ही सही लेकिन अपनी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, उसकी जो तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं वह बता रही है कि आने वाले दिन कश्मीर के लिए फूक फूक कर चलने वाले होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह का दबाव है, जिस तरह से वहां के एलजी मनोज सिन्हा जी को अकूत पावर दी गई है, उसमें उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत मुश्किल होगा आगे का रास्ता। लेकिन फिलहाल जिस राजनीतिक मैच्योरिटी का उन्होंने परिचय दिया है, खुद वे बने सीएम और डिप्टी सीएम उन्होंने बनाया सुरेंद्र चौधरी को। और इस तरह से जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच जो सांप्रदायिक डिवाइड करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची, उसे पाटने के लिए एक अहम दांव चला है। वैसे भी सुरेंद्र चौधरी बहुत अहम हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना को हराया, करारी शिकस्त दी और यह बताया कि जम्मू में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही नहीं चलने जा रहा। ऐसे में उनका डिप्टी सीएम बनना, उप मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला है। साथ ही साथ कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है और इसकी अपनी वजहें उसने बताई हैं। फिलहाल उन वजहों पे ना जाएं अगर हम और देखें कि किस तरह से नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में क्या बिसात बिछाई हुई है। तो एक तरफ आपको दिखाई देंगे मनोज सिन्हा जी जो यहाँ के एलजी हैं, सुपर सीएम, सुपर डुपर सीएम वाली पावर्स हैं इनके पास, और दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स जिनको लेकर जम्मू कश्मीर में जो 10 साल बाद चुनाव हुआ, पूरे समय बहुत तगड़ी चर्चा बनी रही। इनका नाम है इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामे इत्तेहाद पार्टी, उसने 35 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर जमात के साथ अलायंस किया, जमात के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। और देखिए, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद को जो जमानत मिली थी वह मिली थी सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए, और 2 अक्टूबर को उन्हें वापस जेल जाना था। लेकिन पहले 10 दिन के लिए वह जमानत बढ़ाई जाती है, यानी 12 अक्टूबर, और उसके बाद जिस तरह से फिर वह जमानत की तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है, यानी वे लंबे समय तक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने के लिए जमानत पर श्रीनगर में आज़ाद छोड़े जाते हैं। वह बहुत बड़े सवाल उठा रहा है और बड़े पैमाने पर इसके पीछे के इंटेंशन पर भी चर्चा हो रही है। और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंजीनियर रशीद ने जो इंटरव्यू दिया है एएनआई को, अगर उसे ही ध्यान से देख लिया जाए तो बहुत सी चीज़ें खुल जाती हैं। जो ताश के छिपे पत्ते थे वह टेबल पर आ जाते हैं। तरह उमर साहब दामन पिछाड़ रहे हैं, दामन बचा रहे हैं 370 से, तो साफ लगता है कि जब मोदी जी ने 370 हटाया तो 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं। 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे, तो फारूक साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा। उसके बाद हट गया और फारूक साहब, उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, SKICC में रखा गया। तो 99% लगता है कि उमर साहब, फारूक साहब, इनको दे वर ऑन बोर्ड। इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। ये सारा एक मैच फिक्सिंग था। और आज जब पूरी मदद बीजेपी ने की एनसी को पावर में लाने में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जब एनसी अब पावर में आई है तो उमर साहब ने अब 370 से दामन पिछाड़ दिया है।
अपने इस इंटरव्यू में इंजीनियर रशीद एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, फारूक अब्दुल्ला पर और उमर अब्दुल्ला पर, और वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2019 में जब 370 को हटाया उस समय फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से बातचीत करने के बाद ही यह बड़ा फैसला उठाया गया। हालांकि उनके पूरे इंटरव्यू में इस बात का जिक्र नहीं होता कि उस समय सरकार पीडीपी और बीजेपी की थी और महबूबा मुफ्ती कितना शामिल थी इस फैसले में, इसके बारे में चर्चा कम होती है। और दूसरा बड़ा इल्ज़ाम यह लगता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की है ताकि वह कश्मीर में सरकार बना सके। अब यह दोनों जो इल्ज़ाम हैं, इन दोनों इल्ज़ाम में कितनी असलियत है, कितना झूठ है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, यह अलग बात है। लेकिन देखिए, 370 आज की तारीख में पॉलिटिकल चर्चा का मुद्दा नहीं है। अभी चर्चा का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना है और यह सभी के एजेंडे में है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एआईपी भी। लेकिन एआईपी उसे जोड़कर देखना चाहती है 370 की वापसी के साथ। लिहाजा सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से, जिस दरिया दिली से जमानत दी गई इंजीनियर रशीद को और उसकी अवधि बढ़ती ही जा रही है, यह फैसला बिना केंद्र सरकार के नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कश्मीर को लेकर डिजाइन क्या है। फिलहाल आज का दिन उमर अब्दुल्ला के नाम जितना है उससे ज्यादा कश्मीर की जनता के नाम पर है, क्योंकि कश्मीर की जनता ने जिस तरह से, जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी का परिचय देते हुए इन चुनावों को एक ऐसे मौके के तौर पर इस्तेमाल किया कि जहां उनका दम घुट रहा था, जहां उन्हें सांस लेने को नहीं मिल रही थी, वहां पर इन चुनावों में शिरकत करके उन्होंने कम से कम एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिया कि हम अभी भी अपने हित में सोचने के लिए सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, पोलिंग बूथ तक जा सकते हैं। लिहाजा जमहूरियत या डेमोक्रेसी थोड़ी ही सही, लेकिन उसकी एक आस जरूर जगी है। और जहां तक सवाल होता है जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार का केंद्र की सरकार के साथ बेहतर रिश्ते बनाने का, तो यह एक लंबा इतिहास रहा है। जो भी यहाँ की चुनी हुई सरकार रही है उसने किसी न किसी रूप में साझेदारी, गठबंधन केंद्र की सरकार से किया है, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार क्यों ना हो। फिलहाल एक बात साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक दांव उमर अब्दुल्ला ने चला है, जिस तरह से अपनी कैबिनेट 5 लोगों का पूरा मंत्रिमंडल जिस तरह से उसने शपथ ली है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता समर्थन में वहां उतरे हैं, वह एक बड़ा संदेश देने वाला दिन है। शुक्रिया।